लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भारत जापान के विद्यार्थियों से मुलाकात की। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर छात्र संवाद कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भारत जापान के विद्यार्थियों से मुलाकात की। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर छात्र संवाद कार्यक्रम। शिक्षा, संस्कृति और आपसी सहयोग पर होगा छात्रों से संवाद। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा। सुरंग में पानी भरने से छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों की मौत। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर देहरादून में बड़ा मंथन। 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुरू। 2 दिन चलेगी भारत नेपाल की हाई लेवल मीटिंग। सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर होगी चर्चा। यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय। मौसम विभाग ने आज 65 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 15 जिलों में भारी बारिश की भी दी गई चेतावनी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। संस्कृति और आपसी सहयोग को लेकर संवाद हुआ। भारत जापान संबंधों को मजबूत करने और युवाओं के बीच जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। वहीं लखनऊ में आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन हो रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस कार्यक्रम में निवेश, उद्योग, कृषि, हेल्थ केयर और एमएसएमई सेक्टर में साझेदारी पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ समापन सत्र में भविष्य की साझेदारी की दिशा तय करेंगे। जापानी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। जापानी छात्रों का अटल विद्यालय दौरा और महिला प्रतिनिधियों का 1090 हेल्पलाइन विजिट भी प्रस्तावित है। 4 सेक्टोरल सेशन में संभावित एमओयू और निवेश पर मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्तों को नई उड़ान मिलने वाली है। लखनऊ में जापानी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल और सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। इस निवेश सम्मेलन में यदि हम बात करें तो ओडीओपी से लेकर स्टार्टअप तक की पूरी ताकत जो है दिखाने की कोशिश की जाएगी। देखिए कविता, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने डेलीगेशन को लेकर के जापान दौरे पे गए थे। और जब जापान दौरे पे गए थे, लगभग 1.5 लाख करोड़ निवेश को लेकर के एक लक्ष्य बनाया था उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश कराने को लेकर के। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रखी है। $5 ट्रिलियन खुद मोदी सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश सरकार ये इस बात की ताकीद कर रही है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा कैपिटल बने, एक हब बने देश की ग्रोथ को बढ़ाने को लेकर के। तो ऐसे में उसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी हम लोगों ने देखा कि नागासाकी जो राज्यपाल है जापान के एक प्रांत के, वो उनके साथ दिल्ली में लगातार कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश बढ़ेगा, कैसे जापानी कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सेमीकंडक्टर से लेकर के जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब सारी बातों को लेकर के किस तरीके से यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके इतर आज का जो कार्यक्रम रहा वो और भी बहुत बेहतर और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सौगात रहा। क्योंकि आज की जो बैठक रही, आज की जो कार्यक्रम रहा, वो निवेशक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इतर सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसमें अगर दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो
अटल आवासीय योजना जिस तरीके से, अटल विद्यालय है, किस तरीके से सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कर रही है। 13 लोगों का एक डेलीगेशन, 13 छात्रों का एक डेलीगेशन यहाँ पे आएगा और वो जाकर के वहां पे निरीक्षण करेगा, उसकी स्टडी करेगा और ये इस बात की ताकीद करेगा कि जो भारत की जो माहौल है, भौगोलिक स्थितियां हैं जो यहाँ पे, उस स्थिति में किस तरीके से यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, किस तरीके से सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके बहुत बेहतर तरीके से लोगों को प्रोवाइड करती है, किस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था पिछले सत्र के पहले क्या हालात थे, सत्र के बाद किस तरीके से हालात बने हैं, किस तरीके से निवेशकों के लिए यहाँ पे बहुत सटीक और सुलभ व्यवस्था सरकार प्रोवाइड कर रही है, वो सब सारी बातों पे ये लोग समीक्षा करेंगे, बैठकें करेंगे। और अभी ये सुबह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल भी डेलीगेशन मिला, आज भी सुबह से लगभग 8:45 पे ही डेलीगेशन से उन्होंने बात की, चर्चा की। और जो जापान की सांस्कृतिक व्यवस्था है और भारत की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरीके से उद्योग बढ़ाया जाए, किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक तौर तरीकों से लोगों को समृद्ध किया जाए, इन सब सारी बातों को लेकर के बैठक हुई। अब जो अगला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होने जा रहा है आईजीपी में, वो 4 सेक्टरल सत्र जो आयोजित होंगे, जिसमें कृषि, पर्यटन, हेल्थ केयर और ये एमएसएमई, वो जिसका ओडीओपी जिसका जिक्र आपने किया कविता, वो उस पर देखा जाएगा कि किस तरीके से एक जिला एक उत्पाद को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे जिस जिलों का जो उत्पाद होते हैं वो सिर्फ एमएसएमई के तरह, एमएसएमई के थ्रू उनको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरह, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है देश, दुनिया भर के अन्य देशों में, उसको लेकर के गहन रिसर्च करेगी ये टीम। उसको लेकर के यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जापान के तमाम बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, तमाम वहाँ का जो डेलीगेशन है, बच्चों का डेलीगेशन है, वो सब सारे लोग यहाँ पे शामिल होंगे और उनके साथ इसमें इस बात की ताकीद करेंगे, रिसर्च करेंगे कि उत्तर प्रदेश और जापान किस तरीके से मिल करके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाए और यहाँ के बच्चों को लेकर के और उत्तर प्रदेश के जो बासिंदे हैं उनको लेकर के किस तरीके से बेहतर लाइफ और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ कैसे दिया जा सके। जी कप्तान। बिल्कुल। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने, घनश्याम, ये भी कहा है कि जापान का जो तकनीक है और जो उत्तर प्रदेश की जो स्किल है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में वंदे मातरम विवाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि वंदे मातरम का पूरा गाना या शुरुआती 2 छंद, इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में कानून पास होना कोई पहली बार की घटना नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि सत्ता बदलने पर पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कानूनों में बदलाव करती रही है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं, छात्रों और बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए सरकारों से जनहित पर ध्यान देने की भी अपील की है। वहीं बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बडेरिया गांव में विवाद के दौरान एक महिला को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बचाव में आए महिला के पति समेत 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने गोली चलाने के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। सभी घायलों को बदायूं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं फरीदाबाद में 23 वर्षीय युवती को खौलता पानी डालकर झुलसाने और कई दिनों तक कमरे में बंधक रखने का मामला सामने आया है। युवती प्रीति का आरोप है कि शादी के नाम पर उसे 3 लाख रुपए में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेचने की तैयारी थी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और खौलता पानी डाल दिया गया। सूचना पर पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर युवती को बाहर निकाला। बीके अस्पताल से उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस की एक मोटरसाइकिल आई थी, मदद मिली पुलिस की हेल्प? हाँ, पुलिस की हेल्प अभी थोड़ी मिली है। अभी तो पुलिस वाले वहाँ से लिखित करके ले गए, अभी यहाँ पे तो नहीं पहुँचे हैं। और जलाने वाले कहाँ हैं? वो फरार हो चुके हैं सर, फरार है। चाहते क्या आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर, इसके साथ जो भी है इसको अच्छा
जी वो उसको हमें कल सूचना मिली थी। कल हमें सूचना मिलने के बाद हम तुरंत बशीपुर गांव में मौके पर गए थे, तो वहाँ पर से उस लड़की को हमने इलाज के लिए बीकेएस भिजवा दिया था। बीकेएस से उसको हायर जजमेंट ने बताया कि हायर अथॉरिटी में रेफर कर दिया था। सफदरजंग में उसका इलाज चल रहा है। हम उसकी अभी हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है, उसकी हम MLR लेंगे, उसके अनुसार ही हम उसमें आगे फर्दर टेस्टिंग करेंगे। अभी उसकी स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आई। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश से 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज में 5वें दिन भी बारिश जारी है और कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर है और सड़कों पर नावें चल रही है। प्रदेश में 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। पहले वीडियो में एक जूनियर डॉक्टर पर मरीज को बाहर से दवा खरीदने और एक खास मेडिकल स्टोर का नाम बताने का आरोप है। दूसरे वीडियो में एक्सरे विभाग में जूनियर डॉक्टर और टेक्नीशियन के बीच कथित हाथापाई दिखाई दे रही है। दोनों वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मामले में जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 3 लूट आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मामला उसावा थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पास का है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश लूट की फिराक में रेकी कर रहे थे। टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस और लूट का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 18 जुलाई की 1 लाख रुपए की लूट का खुलासा भी किया है। इनके कब्जे से 3 अदद तमंचा, 315 बोर व खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस तथा उसावा में पूर्व पंजीकृत मुकदमे से संबंधित माल की बरामदगी की गई तथा घायल बदमाश व कांस्टेबल को थाने की गाड़ी से CSC हेतु फर्स्ट एड के लिए रवाना किया गया। वहीं श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र के लालपुर खदरा गांव में टीकाकरण के बाद मासूम की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को टीका लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और रात में तेज बुखार के बाद मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अन्य बच्चों के टीकाकरण के बाद ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं ललितपुर में जिला पंचायत सदस्य पंडित लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू महाराज के समर्थन में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने तुवन हनुमान मंदिर से SP कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने DM और SP को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण संगठनों ने सोशल मीडिया पर कथित फर्जी वीडियो और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर भी नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत दे दो दीदी को वालों दो सर, वो तो हम लोगों ने देखा है अधिकतर जब विज्ञापन दिया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राइडिंग फील्ड की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। AMU VC नईमा खातून से नगर निगम पर बिना नोटिस जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। VC के मुताबिक यह जमीन 1925 से AAMU के अधिग्रहण में है और विश्वविद्यालय के स्वामित्व में दर्ज है। 2022 में जमीन की पैमाइश के बाद संयुक्त रिपोर्ट भी तैयार हुई थी। रिपोर्ट में भूमि AMU के घुड़सवार फील्ड के नाम दर्ज होने की बात कही गई है। प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बिल्कुल है, हम उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है, ऐसे कोई अपनी जमीन थोड़ी हम किसी को, और ये कोई हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है। हम कोई भू माफिया थोड़ी है, हमने गलत ले लिया और आपने आपके कर लिया। हम शैक्षणिक संस्था 150 साल पुरानी हमारी जमीन है, 100 साल से पहले 1920 से यूनिवर्सिटी चल रही है। तमाम इसकी पूरी एक इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है। उसकी जमीन पे किसी कोई नगर निगम का कैसे कोई आके कब्जा कर सकता, ये तो समझ से परे है। ये कैसे हुआ, ये बिल्कुल नासमझी की बात है नगर निगम।
वहीं आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों के घर नोटिस चस्पा किए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर धारा 84 BNSS के तहत यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक प्रमोद कुमार और मोनू चौहान के घर के साथ सार्वजनिक जगहों पर भी नोटिस लगाए गए। मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश होने की चेतावनी दी है। कार्रवाई उप निरीक्षक शिवम त्रिवेदी के नेतृत्व में की गई है। वहीं अयोध्या में कचहरी के लॉकअप से पेशी पर आया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। चोरी के मामले में जेल में बंद दीपक कुमार को गुरुवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी से पहले ही वह लॉकअप से निकलकर फरार हो गया। दीपक अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले भी 2 कैदियों के फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। ये प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि बताइए, पूरी कचहरी में इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और इतनी भारी पुलिस फोर्स के बीच से कैदी भाग गया। आम व्यक्ति की सुरक्षा क्या है? कोई घटना हो जाए, अभी परसों एक घटना हो गई थी, एक अधिवक्ता को मारा गया। क्या कर रही है? ACGM फर्स्ट महोदय के यहाँ एक अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तुति के दौरान वो अभियुक्त जो है कोर्ट परिसर से बाहर भाग गया है। इस पे तत्काल मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और CCTV फुटेज और अन्य स्रोतों के माध्यम से उसकी तलाश की जा रही है। वहीं हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिसकर्मियों की कार अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में गौसगंज चौकी के हेड कांस्टेबल विनय कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी सवार थे। हादसे में तीनों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से पुलिसकर्मियों और कार को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। हादसा तेज रफ्तार और तीखे मोड़ की वजह से होने की आशंका है। मामले की जांच जारी है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगना चाहिए, रेडियम प्लेट यहाँ पे कम से कम लगना चाहिए, जिससे ये गाड़ी जो चला रहे हैं उनको पता हो कि आगे बहुत अंधी मोड़ है। हाँ, स्ट्रीट लाइट भी हो कम से कम यहाँ पर एक, जिससे पता चले कि यहाँ पर जो है मोड़ है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। तो प्रशासन से मेरी एक यही अपील है कि यहाँ पर या PWD विभाग से कि यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड लगने चाहिए। जो भी इस तरह के मोड़ हैं उन पर, अंधे मोड़ पर कुछ साइन बोर्ड लगने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे माधोगंज के चेयरमैन अनुराग मिश्रा जी की गाड़ी यहाँ पे पलट गई थी। दुर्घटना में काफ़ी चोट लगी थी उनको। तो यहाँ पे आए दिन दुर्घटना घटित होती है। इससे मेरी यही सरकार से अपील है कि या PWD से अपील है कि यहाँ पे साइन बोर्ड लग। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? किन लोगों को चोटें आई? 3 लोग थे, सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं है। बस गाड़ी को नुकसान है। हम लोग सब लोग ठीक है, सेफ है। क्या रोड पे कोई साइन बोर्ड वगैरह था यहाँ पे भी? साइन बोर्ड नहीं, कोई जानवर निकला था। जानवर को बचाने के चक्कर में मोड़ है ही, गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। वहीं लखीमपुर खीरी में नदी पार करते समय मगरमच्छ के हमले में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान मवेशी चराने गया था और नदी पार करते वक्त मगरमच्छ ने उस पर हमला कर पानी में खींच लिया। सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 24 घंटे की तलाश के बाद किसान का शव बरामद किया गया। शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। वन विभाग के मुताबिक पहली नजर में डूबने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम से मौत की असली वजह साफ होगी। वहीं बांदा में मानव तस्करी के एक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। AHTU पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को सकुशल रेस्क्यू किया और गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला की खरीद फरोख्त की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान हुई और बड़ोखर खुर्द बाईपास के पास से चारों को पकड़ा गया। पूछताछ में महिला को पैसों के लेन देन में से एक से दूसरे व्यक्ति को सौंपने की बात सामने आई। चारों आरोपियों को कोर्ट भेज दिया गया। चार अभियुक्तों को FIR पंजीकृत करने के उपरांत गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस महिला की मुलाकात मुख्य अभियुक्त से छत्तीसगढ़ में लोहे की फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुई थी और इस व्यक्ति ने उस महिला को जनपद बांदा में लाकर के 20,000 रुपये में 2 अन्य अभियुक्तों को भेज दिया। साथ ही इस घटनाक्रम में मध्यस्थता की बात भी स्वीकार की गई है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रेषित कर रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। महिला को रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।